Class we are going to start a new chapter entitled with India Agriculture. India Agriculture means भारत देश में जो भी कृषि है, जो खेती बाड़ी है, वो क्या है. चलो शुरू करते हैं. Since ancient times, agriculture has remained a prime economic activity of most of the people in India. Even today, also, main support for the Indian economy is agriculture. Agriculture is an important resource of India. About 60% of the labor power is engaged in agriculture. Besides supplying food to the people of India, raw material for many industries also comes from agriculture. पुराने ज़माने से लेकर फ़िलहाल तक अगर हम देखने जाएं यानी प्रेजेंट टाइम तक देखने जाएं तो एक लौता आर्थिक एक्टिविटी जो है वो क्या है, हमारा एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, जिसकी वजह से हमारे देश का जो चलन है, जो मुद्राएं हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं जो पैसे कमाने का ज़रिया है, सिर्फ खेती बाड़ी की वजह से हो पा रहा है. आज की डेट में भी भारतीय आर्थिक तंत्र को कोई अगर सपोर्ट कर पा रहा है मेन तरीके से तो वो है खेती बाड़ी. खेती बाड़ी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यानी स्रोत माना जाता है हमारे देश का. हमारे देश में 60% तक की जो लेबर पावर है, जो मजदूरों का पावर है, वो किससे जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से. इसके अलावा वो लोग अनाज लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के, जो कच्चे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सीधा खेती बाड़ी से ही मिलती है. एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर जो है वो लगभग अंतर्राष्ट्रीय जो चीज़ें हैं उसमें 22% तक अपना योगदान देता है. Crops and other farm products hold about 18 contribution in export, which earns huge foreign exchange. The Indian economy is mainly dependent on agriculture. Thus, India is an agrarian country. हमारे देश के जो भी अनाज हैं, जो फसलें हैं या जो भी खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स हैं, वो 18% तक अपना योगदान देते हैं एक्सपोर्ट में. एक्सपोर्ट मीन्स घर से, हमारे देश से चीज़ों को दूसरे देशों में भेजना. और जब वही एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसका जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है जब मुद्राओं को, हमारे देश की मुद्राओं को एक्सचेंज किया जाता है दूसरे देश के पैसों के साथ. उससे जो बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है. इंडियन इकोनॉमी जो है, भारत देश का जो आर्थिक तंत्र है वो किस पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे. इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश एक एग्रेरियन कंट्री है, यानी कम्प्लीटली खेती बाड़ी पर आधारित देश है. In most of the areas in India, 2 or more crops annually can be taken due to factors like fertile plains, favorable climate for round the year cultivation, irrigation, skilled and hard working farmers, etc. Even then, the progress in the field of agriculture is not sufficient. The Indian farmers are generally poor and uneducated. Agricultural production in India is much less compared to the world due to reasons like inadequate facilities of irrigation, irregular and uncertainty of rain, more population, larger families, smaller farms, no interest in experimentation, less usage of chemical fertilizer, modern machinery, and scientific approach for cultivation, educated mass opting away from agriculture, the सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी एक्सेट्रा. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमारे देश के लिए ज़्यादातर जगहों पर या एरियाज़ में 2 या 2 से ज़्यादा फसलों की बुआई होती है पूरे साल में. और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें कैसी हैं, फर्टाइल हैं, क्लाइमेट से सूट करें ऐसी हैं. पूरे साल में जब हम खेती बाड़ी आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं यानी उगा सकते हैं. सिंचाई हो, क्योंकि यहाँ पे लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं. और फार्मर्स कैसे दिखाए गए हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती हैं. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पूरे साल में हम 2 या 2 से ज़्यादा तरीके की फसलों की उगाई कर पा रहे हैं. आज के डेट में देखने जाएं तो प्रगति क्यों संभव है, संभव इतनी नहीं है. क्यों, क्योंकि आज की डेट में लोग जो है वो अपना इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो खेती बाड़ी में नहीं लगा रहे. क्यों नहीं लगा रहे, इंडियन फार्मर्स जो है, भारतीय किसान जो है वो गरीब है, प्लस वो कैसा है, अनपढ़ है. भारतीय जो किसी प्रधान लोग हैं, जो यहाँ की खेती बाड़ी का जो सिस्टम है दूसरे देशों के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही. उसके भी कुछ रीजंस हैं. क्या रीजंस हैं, एक तो सिंचाई की उतनी ज़्यादा फैसिलिटी का अभाव होना यानी कमी होना, बारिश कभी आना कभी बिल्कुल ही नहीं आना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना, परिवार बड़ा होना, छोटे खेत होने, और एक्सपेरिमेंट करने का लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं होता है. कम इस्तेमाल करना केमिकल फर्टिलाइजर्स का, क्योंकि उसको वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, पैसा ज़्यादा होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए.
मशीनरीज भी आजकल मॉडर्न आ चुकी हैं। साइंटिफिक वे जो है कल्टीवेशन को करने का वो भी कम अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, खेती बाड़ी में एजुकेशन, यानी जो लोग दूसरा कोई तुम्हें शिक्षा देता है या समझाता है कि तुम्हें इस तरीके से चीज़ों को समझाना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर उनके पास जानकारियाँ होती हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तो वो आगे तक पहुंचाते ही नहीं है। या फिर हम कह सकें कि आज की डेट में लोग झूठी शान के लिए भी खेती बाड़ी करना नहीं चाहते हैं। उनके हिसाब से, समाज के हिसाब से क्या बताया जाता है, खेती बाड़ी कौन करता है, जो गरीब होता है या जिसे पैसों की ज़रूरत होती है, यानी बिलो स्टैंडर्ड का इनको काम लगता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से खेती बाड़ी का जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी लेस रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कम लोगों का ध्यान देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, administrative policy and the entire Indian economy associated with agriculture. Farming types are classified according to the irrigation method, farm outputs, economic return, etc. सामाजिक आर्थिक जो हमारी दशा है भारतीय लोगों की, वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड है, यहाँ के देख रेख करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो, या फिर पूरा भारतीय का आर्थिक तंत्र जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से। इसीलिए फार्मिंग के टाइप्स भी उसके हिसाब से ही किए गए, जिसमें सबसे पहला दिखाया जाता है सिंचाई पद्धति, किन किन तरीक़ों से इरिगेशन किया जाता है, फार्म से निकलने वाला जो भी आउटपुट है, जो भी बेनिफिट्स है, जो भी फसलें हैं वो कैसी निकलती हैं, और उसका जो रिटर्न पैसा मिलता है वो कैसा मिलता है, बेनिफिट में मिलता है यानी प्रॉफिट में मिलता है या लॉस में। इन सभी चीज़ों पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है। सबसे पहला आ रहा है सबसिस्टेंस फार्मिंग। After independence, many agricultural development projects are implemented, yet the economic condition of Indian farmer is very weak even today. Costly seeds, fertilizers and use of insecticides are not affordable in smaller farm holdings. क्या बताया जा रहा है, आज़ादी मिलने के बाद भी खेती बाड़ी में जो प्रगति होनी चाहिए उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लागू करवाए गए, लेकिन फिर भी आर्थिक जो कंडीशन है इंडियन फार्मर्स की, किसानों की, वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही। कारण सीड्स जो हैं, जो बीज हैं वो महंगे हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे हैं, इंसेक्टिसाइड्स को जो यूज़ करना है वो इतना महंगा है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और छोटे मोटे खेती बाड़ी करने वाले जो किसान हैं वो तो इसके बारे में सोच भी नहीं पाते, और प्लस उनकी जो फार्म है, खेत खलिहान छोटे लेवल पे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की फार्मिंग के बारे में वो सोच ही नहीं सकते हैं। The farm production is just sufficient for his family and is consumed in the maintenance of the family. खेत से मिलने वाला जो भी अनाज है, जो फसलें हैं, वो इतनी वो उगा लेता है कि पूरे साल तक वो खुद खा सके, अपने परिवार का देख रेख कर सके। दिस इज़ कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस तरीके की खेती को कहा जाता है subsistence farming. So even today Indian agriculture is considered to be an activity for life maintenance only. इस वजह से हम कह सकते हैं आज की डेट में भी कि भारतीय खेती करने का जो तरीका है वो सिर्फ इस तरीके की एक्टिविटी है कि जिसमें किसान जो है वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर पाता है, यानी अपने परिवार के खर्चे पानी को उठाने लायक ही वो खेती बाड़ी कर पाता है। तो इस तरीके की खेती बाड़ी जहाँ पर वो सिर्फ खुद का और अपने परिवार का देख रेख कर पाए, गुजारा कर पाए, खर्चा उठा पाए, उस तरीके की फार्मिंग को कहा जाएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। किस तरीके की फार्मिंग कहा जाता है उसे? सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम ड्राई फार्मिंग के बारे में। वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, देयर फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, only one crop is taken through the humidity accumulated with the land. This is known as dry farming. Crops like jowar, millet and pulses which requires less water are grown here. In Gujarat, wheat and gram are grown in the humid soils after the monsoon is over. ड्राई फार्मिंग किसे कहा जाता है? जहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में हो जाए, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं भी होगी तो भी चल जाए। फार्मिंग टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है? बारिश पे। पूरे साल में खास करके जब मॉइस्चर का पीरियड आता है, जब पानी बरसने का टाइम जब आता है, उस टाइम पे एक ही तरीके की फसल को उगाया जाता है उसी ज़मीन पर। इस तरीके की खेती बाड़ी को कहा जाता है ड्राई फार्मिंग।
जिसमें ज्वार, मिलेट और पल्सेस यानी अलग अलग जो दालें हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके की खेती बाड़ी यहाँ पर संभव है। गुजरात में खास करके गेहूँ और चने की जो खेती बाड़ी है वो ह्यूमिड सॉइल्स में इस तरीके की मिट्टी में की जाती है। वो भी कब? जब बारिश चली जाती है उसके बाद, यानी ड्राई फार्मिंग किसे कहा जाता है? बारिश अच्छे से पर्याप्त मात्रा में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इरिगेशन फैसिलिटी भले कम हो, लेकिन इस जगहों पर खेतीबाड़ी किस पे आधारित होती है? बारिश पर ही आधारित होती है। तो वहाँ पे जो भी मॉइस्चर होता है, जो भी नमी होती है ज़मीन में, उस पर जो खेतीबाड़ी की जाती है उसे हम कहेंगे ड्राई फार्मिंग। अब करते हैं वेट फार्मिंग के बारे में। Wet farming is carried out in the regions of heavy rain and adequate facilities for irrigation. Wet farming कहाँ होती है? ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत बारिश आती हो और पानी की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल हो, इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो. If there is no rainfall or if there is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation, wherein paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown. अगर बारिश नहीं होती है या फिर कम होती है तो वहाँ पर एक तरीके की फसल को उगाने का काम एक या एक से ज़्यादा तरीके की फसल को उगाने का काम किया जाता है। किस मेथड से? सिंचाई की पद्धति से, जहाँ पर पैडी यानी धान, चावल जिसे कहते हैं, गन्ना, रुई, गेहूँ और हर तरीके की सब्जियों को उगाने का काम किया जाता है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसे झूम एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। Here, forests are burned and cleared, and farming is carried out there. The farming take place for 2 or 3 years. When soil fertility is reduced, that area is abandoned, and the same method is applied to start farming at other place. This is called jhum cultivation. Cereals or vegetables are grown in this type of agriculture. The production is less in this type of agriculture. किस तरीके की एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करने चाह रहे हैं? जहाँ पर जंगलों को जला दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। किस तरीके की खेती बाड़ी? किसी भी फसल को उगाने का काम किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा साल तक। जब सॉइल की जो उपजता है, जो फर्टिलिटी है, जो पावर है, वो जब कम हो जाती है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और सेम मेथड को दूसरी जगह पर अप्लाई करके फिर से खेती बाड़ी की जाती है। इस तरीके की खेती बाड़ी को कहा जाता है जूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग वर्ड जो है वो हम खुद कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी तरफ चले जाने को शिफ्ट करना कहते हैं, जिसमें सीरियल्स और वेजिटेबल्स, सब्जियों हो गई और जो धान वगैरह हो गए, इस तरीके की चीज़ों को उगाने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लेस तरीके का बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अब बात करने जा रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। This is a special type of agriculture. Here rubber tree, coffee, cocoa, coconut, apple, mango, oranges, grapes, amla, lemon, kharek, etc. are reared with great care. It is necessary that there should be more capital investment, skill, technical knowledge, machine, fertilizer, protection of on all sides, acquisitions and transportation facilities. ये प्लांटेशन हम खुद ही समझ सकते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे पौधों को लगा करके जब खेती बाड़ी को किया जाता है उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहेंगे। ये स्पेशल तरीके का खेती बाड़ी का एक वे माना जाता है। यहाँ पर रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोआ, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारिक, इस तरीके की खेती बाड़ी यहाँ पे की जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा तरीके से पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, नर्चर किया जाता है और ये कंपलसरी हो जाता है कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है। आप खुद समझ सकते हैं, पहले तो प्लांट को ख़रीदो, फिर उसे वहाँ पे डिग करके प्लांट करो, जब वो धीरे से बड़ा 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 होगा यानी फ़ायदा आने में सालों लग जाते हैं। तो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, जहाँ पर जिसको नॉलेज है, स्किल्ड वर्कर को ही लगाया जाता है काम करने के लिए। टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मशीन्स का होना ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र इंपॉर्टेंट है और चारों साइड से जहाँ कहीं भी इस तरीके की खेती की जा रही है उसे प्रोटेक्टेड वॉल बनाना, फेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट ज़रूरी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। तो इस तरीके की जो खेती बाड़ी होती है उसे प्लांटेशन कहा जाएगा। अब बात करते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। Intensive farming is the mechanized way of farming through utilization of increased irrigation, use of chemical fertilizers, insecticides and other mechanical equipments. Cash crops grow more in this type of farming. The per hectare production has increased very much here and the area sown under these crops has increased. As more importance is given to economic returns in this type of farming, it is also known as commercial farming. यानी इंटेंसिव फार्मिंग को हम कह सकते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कैसे?
इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है वो मैकेनाइज्ड वे में किया जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम यूज़ किसका किया जाता है, सिंचाई का, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र पे लोड दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, और भी बहुत तरीके के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, टूल्स जो होते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे क्रॉप्स को उगाया जाता है जो तुरंत हमें क्या दें, बेनिफिट, जिसे हम कैश क्रॉप्स कह सकते हैं। यहाँ पे पर हेक्टर जो भी प्रोडक्शन मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है, वो इतने ज़्यादा मिलता है कि लोग जो हैं यहाँ पर इस तरीके की खेती बाड़ी करते हैं और उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इस तरीके की खेती बाड़ी की ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो रिटर्न में हमें बेनिफिट मिलता है वो भी स्टेट अवे मिलता है, इसीलिए हम इसे कॉमर्शियल फार्मिंग कहेंगे, यानी मैक्सिमम बेनिफिट देने वाला फार्मिंग। ये तो हमने देखा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। अब बात करने जा रहे हैं खेती बाड़ी कैसे करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एक्सेट्रा आर सम ऑफ द करंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग ऑफ इंडिया। ऑर्गेनिक खेती करना, टिकाऊ खेती करना, मिक्स्ड फार्मिंग करना, ये कुछ तरीके के मेथड्स बताए गए हैं जो हमारे देश में इस तरीके की खेती बाड़ी को का प्रचलन है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहा जाता है। The rate at which the chemical fertilizers and the insecticides are used, the destructive effects of these chemicals is also felt. Due to the presence of these chemicals and insecticides in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely the hygiene of the people. जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ रही है और उसका भाव चढ़ रहा है, उनकी जगह पर अब इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है, जिसके काफ़ी विपरीत विनाशकारी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि केमिकल्स को वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से केमिकल्स जो हैं वो अनाजों में, सब्जियों में, फलों में लग जाते हैं और उसका जो असर देखने को मिलता है वो इतना नेगेटिव आता है कि लोगों की हेल्थ पर उसका असर देखने को मिल रहा है। More damage is caused in environment. The productive capacity and fertility of the land has reduced, due to which the crop production of the land and its quality were reduced over a long run. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंसान की सेहत के साथ साथ वातावरण में भी उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। जो कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी किसी भी लैंड की अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने की, उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है, यानी घटाव देखने को मिलता है। क्रॉप का प्रोडक्शन जो है उस लैंड से जो मिलने वाला था उसमें घटाव देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, लंबे समय तक जो एक अच्छी क्वालिटी के ग्रोप्स यहाँ पे उगाए जा रहे थे उसमें भी गैप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं केमिकल क्या करता है, लैंड की फर्टिलिटी को बर्बाद कर देता है। तो जब भी इंसेक्टिसाइड्स को, कीटनाशक दवाओं को छिड़का जाता है तो उसका असर सिर्फ पौधों पे ना हो करके ज़मीन पर भी होता है, और इन रिज़ल्ट उस लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी पावर है, वो ख़त्म हो जाती है। Organic farming is that method of farming in which urea or any other chemical fertilizer and insecticides are not used. For the nutrition of crop dung, earthworm fertilizer, composite fertilizer, etc. are used. Cow urine, neem solvents, buttermilk, etc. are used for the protection of crops. The organic products are full of nutrition. They contain natural taste, sweetness, and fragrance. There are minerals, vitamins, and life energizing elements in these crops. Nowadays, organic farm products are more in demand so that the farmers also get a good return. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड माना जाता है खेती बाड़ी का जिसमें ना तो यूरिया, ना ही कोई खाद, ना ही कोई कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पौधों को तत्व पोषण कैसे मिलता है, गोबर से, केचुओं से जिसे अर्थवर्म कहा जाता है, जो भी मटेरियल्स मिलते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेजिटेबल स्किन, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा है, या फिर डेड बॉडीज़ हो गई, या फिर जो भी बाकी के नॉन हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को मिला करके जो कंपोजिट फर्टिलाइजर्स बनता है उन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गाय का यूरिन हो गया, नीम के पत्ते हो गए, जो भी नीम के पार्ट्स हैं, छाछ हो गई, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पौधों को बचाया जाए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पोषण से भरे हुए होते हैं, उसमें नेचुरल टेस्ट होता है, मिठास होती है और खुशबू होती है। मिनरल्स, विटामिन से और ऐसे एलिमेंट्स जो हमें हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे भरा हुआ होता है। आज की डेट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड हो गई है, जिससे क्या है, किसानों को भी उसका फ़ायदा सीधे सीधे मिल रहा है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। इन ऑर्डर टू सी दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, care is taken for the crop rotation, use of chemical fertilizers only when necessary, use of biotic controls for insects, and harvest water conservation, etc.
सस्टेनेबल फार्मिंग कैसा बताया जा रहा है? जो मिट्टी की है, जो उपजता है, उसकी जो पावर है, उसको बचा के रखने के लिए लंबे समय तक क्रॉप को रोटेट किया जाता है, यानी एक ही तरीके के फसल को पूरे साल में ना उगा करके महीनों में फसलों को डिवाइड कर दिया कि इतने महीने दूसरी फसल उगेगी, फिर दूसरी फसल। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ सिर्फ तभी किया जाए जब ज़रूरी हो। बायोटिक कंट्रोल किया जाए, यानी किसी भी कीड़े मकोड़ों को लगने से पहले बचाया जाए। और कटाई हो गई फसलों की, पानी को बचाना हो गया, इन सभी तरीके की जो फार्मिंग होती है उसे सस्टेनेबल फार्मिंग में ऐड किया जाता है। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड फार्मिंग की। हियर द कैटल रियरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर एंड फिशरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ फार्मिंग। जानवरों का पालना हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मिक्स तरीके के खेती बाड़ी हो गई, या फिश उद्योग हो गया, इन सभी चीज़ों को जब खेती बाड़ी के साथ किया जाता है तो उसे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे।